अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान। प्रोग्राम के पहले से में कोर्स आज की सबसे बड़ी स्टोरी यही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब की उनके बेटों से गुफ्तगू करा दी गई है और उनकी आंख की हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास होंगे और तहरीक इंसाफ भी, उनसे पूछेंगे जी कि इस वक्त क्या इमरान खान साहब को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने जा रहे हैं। आखिर में बिजली के जो कुछ नए फिक्स चार्जेस हैं जो आयद किए जा रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे। लगता है कि ये जो टैक्स है ये अब जो वो क्लास जिसने टैक्स देना शुरू कर दिया है उसी से ही मजीद वसूला जाएगा। टैक्स नेट फिलहाल जो है वो एक्सपैंड होता दिखाई दे नहीं रहा। प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपसे शेयर करेंगे। आगाज करते हैं। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला है, कल कोलंबो में होगा। इसके होने से पहले बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन बिलाखिर अभी मुकाबला होने जा रहा है। अलबत्ता कल थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आ सकता है कि अगर बारिश इस तरह से हो गई कि मैच में या तो जो ओवर्स हैं उनकी तादाद अफेक्ट हुई या फिर मैच ना भी हुआ। सो ये बहुत सारे मुमकिनात हैं, लेकिन अच्छा है कि मैच हो, दोनों टीमें आमने सामने हों। बड़े इसके पीछे बैक डोर पे लुकातों को भी यूज किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत भी हुई, लेकिन मैच जो होना चाहिए द गेम मस्ट गो ऑन। लोग काफी एक्साइटेड हैं और किस तरह एक्साइटेड हैं कुछ फिगर्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया जी कि 28,000 की गुंजाइश है उस स्टेडियम में, लेकिन जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो 88,000 से भी ज्यादा हैं जिन्होंने दरखास्तें दी। और इस वक्त जो है वहां पर लोगों को एयर टिकट्स नहीं मिल रही हैं, ग्राउंड के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, इन सब के हुसूल में दुश्वारी है। इतना बड़ा ये खेल होता है पाकिस्तान और भारत का। पाकिस्तान भारत का जो टाकरा है कोलंबो में, जो ये स्पेसिफिक जगह है, यहां पे अभी तक दोनों टीमें कितने मैचेस खेल चुकी हैं आपके साथ क्विकली शेयर करते हैं। पाकिस्तान अब तक कोलंबो में 7 में से 5 मैचेस अपने जीत चुका है। इंडिया 15 में से 11 मैचेस जीत चुका है। कोलंबो में अब तक 50 T20 में सिर्फ 3 बार 200 रन का जो हदफ है वो उबूर हुआ है। कोलंबो पिच पर स्याह मिट्टी इस्तेमाल होती है जो स्पिनर्स के लिए मददगार होती है और शायद इसी वजह से उस्मान तारिक जो पाकिस्तानी स्पिनर है उनका खौफ भारतीय टीम को खाए जा रहा है, भारतीय साइड को खाए जा रहा है। किस तरह से? हरभजन सिंह ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया जी कि ये जो स्पिनर है इसको ध्यान से खेलना होगा। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो टीम इंडिया सक्षम है, अच्छी टीम है। उम्मीद करते हैं कि जैसे खेलती आ रही है उसी तरीके से खेले, बिना प्रेशर लेके खेले और जीत का झंडा लहराए। अब ये एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि भाई आप एक प्लेयर को आइडेंटिफाई करें, उसके खेलने के स्टाइल की तारीफ करें, लेकिन जाहिर सी बात है बीच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो करनी है, वरना पता कैसे चले जी के इंडियन साइड है। ये मुख्तलिफ जो सहाफी हैं और क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं उनकी तरफ से उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या ये जो पॉज लिया जा रहा है ये ठीक है, क्या आईसीसी को उसको रिव्यू नहीं करना चाहिए है, ये बॉलिंग एक्शन प्रॉब्लमैटिक है। खैर वो उसमें आपस में इंडियंस जो कमेंटेटर्स हैं उनमें भी ठन गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये एक्शन दुरुस्त है और आईसीसी ने उसको बार बार रिव्यू किया हुआ है और उसके बाद उस्मान जो है ये बॉलिंग करा रहे हैं। अश्विन जो है उन्होंने टेक ऑन किया अपने ही वहां पे जो इंडियन कमेंटेटर हैं उनको कहा कि जी सिर्फ आईसीसी ही जो है वो बॉडी है इसकी जो बॉलिंग एक्शन को चेक कर सकती है और अपेरेंटली ये बॉलिंग एक्शन सही नजर आ रहा है। इंडियन अंपायर है अनिल चौधरी, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये सेम एक्शन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो पिक्यूलियर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कंट्रोवर्शियल है। उस्मान तारिक के एक्शन में जो पॉज है, इज दैट लीगल और नॉट? देखिए, क्योंकि उसकी सारी बॉलर में सेम एक्शन है, सेम पॉज है, तो उसका रूटीन एक्शन हो गया। जब वो इससे डिफरेंट करेगा या इस पॉज को इंक्रीज करेगा जो बहुत ऑब्वियस दिखाई देगा, या वो बिना पॉज के डालेगा, वो भी डिसेप्शन होगा, तब बैट्समैन को पुल आउट करना चाहिए, रिसीव ना करे। फिर अंपायर सोचेंगे कि ये मैनिपुलेशन है या इसका रूटीन एक्शन का पार्ट है। एज लॉन्ग एज इट इज विच इज नॉर्मल पॉज विच इज डूइंग और बहुत कुछ ऑब्वियस चेंज नहीं है उसके ड्यूरेशन में, तब तक ये लीगल है, कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं। कौमी कप्तान जो है सलमान अली गागा वो कह चुके हैं कि आईसीसी इस एक्शन को रिव्यू कर चुका है, या आईसीसी से क्लियर्ड बॉलिंग एक्शन है। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। The guy has been cleared twice and he has done whatever ICC said and whatever it requires to bowl in international cricket. So I don't know why people are saying like so many things about him, but the one thing I can assure you, he doesn't care about that because he's very used to this stuff. It's been with him since he has started his international career, so he doesn't care about that. प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज साहब मौजूद हैं, कामरान अकमल हैं, शाहिद हाशमी साहब हैं कोलंबो से। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम क्विकली पहले बेसिक्स पे चले जाते हैं, जो बिल्कुल आसान सवाल है, बेसिक सवाल, कल ज्यादा प्रेशर किस पे है? पाकिस्तान पे है, इंडिया पे है, दोनों पे है? क्योंकि अब ये खेल से ज्यादा एक पॉलिटिकल एक्ट भी बन चुका है
अब ये खाली खेल नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मारिया, इसमें सबसे पहले तो ये आई विल बी वेरी क्विक कि जो इसका बिल्डअप शुरू हुआ था ना, वो इंडियंस ने पोलिटिसाइज किया था और गवर्नमेंट की उनकी नजर आ रहा था इम्पैक्ट जब वो एशिया कप में not shaking the hands. तो वो it was not like कोई anything illegal according to the ICC code of conduct, but वो एक optics बड़े बुरे गए फिर not receiving the trophy. तो ये players actually ये चीजें करना नहीं चाह रहे होते, जो sportsmen होते हैं वो alike होते हैं, उनका off the field उनके अपने relationships भी होते हैं। एक तो इंडिया का ये बहुत प्रेशर होगा, फिर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई जिसका बांग्लादेश का आउस्टर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया और पाकिस्तान की जो रिपोजिशनिंग हुई उसमें भी जितना फॉल आउट है वो काफी इंडियन स्टेक होल्डर्स पे गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि इंटेग्रल है कि पाकिस्तान क्रिकेटिंग अगर हम मेरिट पे देखें तो नंबर 7 की टीम है और जो आप एक ही इनसे जीते हुए रिसेंट हिस्ट्री में आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो हम दुबई में जीते थे 2021, उसके अलावा इंडिया हमें जीता रहा है। अभी हम रिसेंटली 3 मैचेस हार के आ रहे हैं एशिया का। लेकिन जब जो टीम से नीचे थोड़ी अंडरडॉग्स होती है ना, वो दे हैव नथिंग टू लूज, और जो बड़ी टीम होती है वो हमेशा आपने देखा होगा एसोसिएट्स के साथ भी प्रेशर में आ जाती है। अभी इंग्लैंड नेपाल का मैच आपके सामने बहुत मुश्किल 4 रन से इंग्लैंड जीता था। जिम्बाब्वे ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया को डाउन कर दिया, गो के ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के इश्यूज थे। तो आई पर्सनली फील कि स्पिनर्स आपके बहुत तगड़े हैं। अब अगेन ये हमें देखना होगा कि ये प्रेमदासा में पिच किस किस्म की है, वो सीमर्स को भी जो है वो हेल्प करती है। और आई डोंट नो बट जो कल प्रैक्टिस की थी पाकिस्तान की टीम में उसमें इन्होंने बाउंसर्स को बहुत खेला था, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस रिगार्ड से आई पर्सनली फील इट्स अ बिग मैच और आई विल से कि पाकिस्तान के बड़े तगड़े चांसेस होंगे। हालांकि हमारे कॉम्बिनेशन के स्लाइट इश्यूज है, 1-2 डिलेड डिसीजंस लेने होंगे टीम सिलेक्शन में, बट आई पर्सनली फील इंडिया will be under more pressure and Pakistan stands a very healthy chance. मेरे favorites पाकिस्तान है कल to beat India. Very interesting. कामरान, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। वैसे आप पाकिस्तान इंडिया के हाई प्रेशर मैच खेल भी चुके हैं, जरा बताएं ना दिमाग में क्या चल रहा होता है, कोई क्या नफ्सियाती तौर पे आप लोग जो है उस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और ये इस दफा तो मैच बहुत ही ज्यादा एक टॉक्सिक बैकग्राउंड के बाद ये मैच होने जा रहा है, तो जरा उस फीलिंग को भी हम एक्सप्लेन कीजिए। और ये डॉक्टर साहब का तो फेवरेट कल पाकिस्तान है, उनको लग रहा है कि तगड़े हैं, आपका क्या टेक है? देखिए बिल्कुल सबका ही है फेवरेट, हमारा भी, हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम जीते। जहां तक प्रेशर की है, देखिए ऑफ द ग्राउंड जो भी डेवलपमेंट हो, कोई भी डिबेट चल रही हो, एज अ प्लेयर हम लोगों को वो भूल के जाना चाहिए ग्राउंड में और प्लेयरों को बस अपनी गेम की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दोनों टीमें मेरे ख्याल से दोनों ही प्रेशर में होगी। बेशक हमारी नंबर 7 की टीम है, वो नंबर 1 टीम है, जब खेलते वाली प्रेशर दोनों टीमों के आ जाता है, प्लेयरों पे आ जाता है, इसने परफॉर्मेंस करनी है, कौन मैच विनर बन के आ सकता है, कौन सुपरस्टार बन सकता है। यही एक मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो अपने पाकिस्तान टीम का यही होना चाहिए, गेम प्लान क्या है, कैसे हमने लेके चलना है, मैच सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, ओपोनेंट की बॉलिंग क्या है, बुमराह को कैसे खेलना है। कुलदीप खेलता है जो अभी तक कोई मैच नहीं खेलता, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो खिलाते हैं, उसको कैसे टैकल करना, वरुण कैसे खेलना। उनके पास भी स्पिन बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, हमारे पास 6 स्पिनर है, उस्मान तारिक का हवा बना हुआ है, उसका प्रेशर हमने उनके बैटर्स पे रखना, उनको कैसे यूज करना है, कप्तान किसके सामने करना है, उनके बेस्ट के सामने करना है। ये सारी चीजें बड़ी काम आए। जो अच्छा प्लान बना के लाएगा, अच्छी क्रिकेट खेलेगा, गेम अवेयरनेस होगी, मेंटली जो स्ट्रांग होगा वो डेफिनेटली अच्छी क्रिकेट खेलेगा। और पाकिस्तान टीम आपको पता ऑन द डे कोई भी टीम हो किसी को भी हरा सकती है। कल टाइम 2 हो जाए, ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए जो हवा बना हुआ उस्मान तारिक का। लेकिन कामरान, अगर आप पेपर पे दोनों टीमों को कंपेयर करें, कौन सी टीम जो है उसको आपको तगड़ी लग रही है प्योरली पेपर के ऊपर? इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑन पेपर इंडिया की टीम का तो हमारी टीम पूरी दुनिया में कितनी टीमें हैं ना, उनका ही कोई मुकाबला नहीं। जिस टाइप की उन्होंने टीम अपनी बनाई है, जैसी परफॉर्मेंस है, सारे उनके पास मैच विनर है, सब ने परफॉर्मेंस दी हुई, किसी एक डिपेंडिंग, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन
पाकिस्तान का भी आपको पता, ना हमें पता, ना आपको पता, ना हमको पता कि क्या कर सकते हैं। ठीक बात है, उन्हें खुद भी नहीं पता मेरा ख्याल है। सुबह उठ के वो डिसाइड करते हैं आज हमने क्या करना है, कि आज इनविंसिबल्स ने शो अप करना है या वो पाकिस्तान की वो उस टीम ने शो अप करना है जो बैटिंग से स्ट्रगल करती है। और जो शायद भाई जो सबसे बड़ी बात है, जो एक अहम बात कही जाती है कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। पहले तो हमें बताइए कि वहां पे क्या मूड है, क्या सेंटिमेंट है, पाकिस्तान इंडिया मैच का वहां माहौल बन गया है, पिच कैसी है, जरा पिच हमें बताइए कल के मैच के लिए। जबरदस्त माहौल है मारिया, और कोलंबो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का कोई शहर बना हुआ है। चारों तरफ पाकिस्तानी इंडियंस नजर आ रहे हैं, मकामी लोग कम नजर आ रहे हैं, होटल सारे बुक हैं। अभी जो कौमी टीम का होटल, इसमें मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो भी आए हैं और उनकी टीम से मुलाकात भी है, और यकीनन उनका हौसला बढ़ाएंगे। और जहां तक पिच की बात है तो प्रेमदासा स्टेडियम में वही पिच इस्तेमाल होगी जहां पे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। जरा मुश्किल था उसके ऊपर बैटिंग करना, संभल कर जिम्बाब्वे ने बैटिंग की और 162 रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, एक अपसेट शिकस्त दी। वही पिच है, थोड़ा सा वेदर खराब है, 4:30 बजे कुछ थंडर स्टॉर्म की पेशगोई है, लेकिन बाद में फिर मौसम मेहरबान हो जाएगा, इसलिए कि चांद सूरज सब उतर के मैच देखने के लिए बेताब होंगे। अच्छा, और वहां पे बताइए ना जरा कि टॉस के बारे में पाकिस्तानी टीम का बड़ा डिपेंड करते हैं जी, टॉस कितना अहम किरदार अदा करेगा कल के मैच में? ये टॉस का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए कि यहाँ ह्यूमिडिटी है, ड्यू होगी, जो सेकंड बॉलिंग होगी वो मुश्किल होगी, लेकिन अच्छी टीम है, टॉस को, पिच को, सब चीजों को इक्वेशन से निकाल देती है अच्छी क्रिकेट खेलकर। यहाँ जो आखिरी 10 मैच हुए इस प्रेमदासा स्टेडियम पर, उसमें 10 में से 8 मैच जो है वो सेकंड बैटिंग करने वालों ने जीते हैं, तो इसका मतलब है सेकंड बैटिंग ज्यादा बेहतर है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा स्पिनर है उस्मान तारिक, इससे क्या प्रॉब्लम है? उसके बॉलिंग एक्शन पे इतना ज्यादा क्यों फोकस है और उसको क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है जी, और उसका अनयूजुअल एक्शन जरूर है, क्योंकि पॉज बॉलर्स मॉडर्न हिस्ट्री में कोई ऐसे बॉलर्स आए नहीं जो कि पॉज लेते हो। अच्छा, पॉज इज वेरी मच लीगल और वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि कोई उसमें इलीगैलिटी है विद इन द फ्रेमवर्क जो आईसीसी के लॉज है, तो पॉज वो ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो आजकल तो उसने ऑफ स्पिन भी करना छोड़ दिया है, वो अपना एक ही कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा है, थोड़ा सा स्लिंगी होके बाहर से लाके वो बॉल करता है, और 2 दफा उसको जो है क्लियर किया गया है। अच्छा, अब ये जो क्लियर करती हैं बायोमैकेनिक्स की लैब्स, वो होती हैं जब अंपायर या मैच रेफरी रिपोर्ट करे और उसी बॉल की वही स्पीड, वही सिमुलेट करके, वही टाइप ऑफ बॉल, वही क्रिकेट गियर में वो बायोमैकेनिकल लैब में भी देखते हैं कि ताकि कोई 19-20 ना हो, कोई स्पीड वेरिएशन ना हो, इस तरह। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ है। तीसरी जो एक इंटेग्रल चीज है वो ये है कि आपके और मेरे कहने से या इवन अश्विन के कहने से कुछ नहीं हो सकता, अनलेस अंटिल मैच रेफरी, आईसीसी के टूर्नामेंट में मैच रेफरी या अंपायर इसको कॉल करें, और फिर इसका एक बड़ा क्लियरली वो दिया हुआ है, एक लॉ, वो क्लॉज है, और वो क्लॉज ये डेलिनिएट करता है कि अगर ये रिपोर्ट होगा तो आईसीसी को इंडिपेंडेंट एनालिसिस कराना होगा और 14 दिन के अंदर अंदर उनको दे हैव टू कम अप विद द फाइनल जो वर्डिक्ट है। एंड आई पर्सनली फील कि ये सिर्फ ह्यू एंड ट्राई है, अनयूजुअल फैक्टर है, बहुत स्ट्रांग है मेंटली, एंड ही इज एन एक्स फैक्टर, और वो तंग करेगा क्योंकि बैट्समैन की टाइमिंग्स का इशू होता है, वो जितना डिसीव हो जाते हैं कि बॉल किस वक्त जो है उसके हाथ से नहीं निकलेगा। सो इट इज नॉट इलीगल फॉर नाउ। कामरान, कल की जो अगर मैच में बात करें पाकिस्तानी टीम की स्पेसिफिकली, कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, ज्यादा भारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने मैच को कैरी करना है अपने? तो टीम वर्क है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने इसको फिनिशिंग तक पहुंचाना है। वो कौन से प्लेयर्स स्टैंड आउट कर रहे हैं इस लाइनअप से आपके लिए? देखिए, इसमें इस वक्त तो मेरे ख्याल किसी एक प्लेयर को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो शाहिद भाई ने बात की है ना, बड़ी वैलिड बात की है, वहां होने का ये फायदा होता है कि पहले ही चीजें ब्रेक कर देना। जैसे उन्होंने बताया कि सेम पिच मैच होगा, आयरलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। हम स्पिनर की इतनी बात कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स, अपने स्पिनर, तो लेकिन वहां पे फास्ट बॉलरों ने आउट किए हुए, मुजार बानी ने 4 आउट किए हुए। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे फास्ट बॉलर भी वो माइंड बना के रखें कि टोटली
हम स्पिनरों पे ना छोड़े, वो भी आउट करके दें। और उनमें एबिलिटी, नया बॉल किसने करना है, शाहीन ने तो खेलना है, मैच विनर मैं समझता हूँ। ठीक है, दोनों मैच अच्छे नहीं गए, रिदम नहीं अच्छा, उससे अपने पे बिलीव रखना पड़ेगा, अपनी लाइन और लेंथ बेहतर करनी पड़ेगी। दूसरे एंड पे नया बॉल किसने करना है, ये चीजें चल रही होगी। शायद भाई शायद बताएं कौन खेल रहा है कल, या अयूब के साथ नया बॉल करेंगे या फहीम के साथ करेंगे। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं हमारे, ये हम मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा होगा प्लेयर्स जो सीनियर है, डेफिनेटली बाबर पे ज्यादा जिम्मेदारी है, मेन प्लेयर है, उस फॉर्म में भी आया है। तो हम सबकी ख्वाहिश है कि वो मैच जितवा के दे, जैसे 21 में जितवा के दिया था, नॉट आउट गए थे, 151 किया था हम लोगों ने चेज इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में T20, वही एक जीत है। तो दूसरी जीत मेरे ख्याल से इन प्लेयरों को अपने पे लेनी चाहिए कि हम जितवा के आएंगे। साइम है, उसकी फॉर्म आनी जरूरी है, साहिब ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, ऑलराउंडर हमारे तीनों बड़े जबरदस्त हैं। लेट्स सी कि कौन हीरो बनता है, कौन सुपरस्टार बनता है दुनिया में कल के मैच पे। शाहिद साहब, ये जो अभी कामरान ने भी पूछा, भाई कोई सुनगुन है कल कौन खेल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है इस हवाले से, या अभी ये सब चीजें थोड़ी देर बाद पता चलेगी, अभी मालूम नहीं है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान उसी टीम के साथ जाएगा जिसने पिछले मैच में यूएसए को हराया था। फहीम अशरफ बॉलिंग के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, इसलिए कि उन्होंने पहले दोनों मैचों में बॉलिंग नहीं की, इसलिए कि उन्होंने हॉलैंड के मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो अब मुश्किल लग रहा है कि उनको ड्रॉप करके कोई एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा लेके आए, इसलिए कि अच्छी खासी स्पिन पिच होगी, स्पिन डोमिनेशन होगी इस पिच पर। और भारत में काफी नेगेटिविटी है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। अभी जो प्रैक्टिस सेशन जी शाहिद साहब, कामरान आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी कामरान। शायद भाई प्रेशर नहीं होगा कि लास्ट 2 मैचेस में उसने बॉलिंग नहीं की, एकदम एक बेस्ट टीम के खिलाफ आप नया बॉल करवाना शुरू कर दें? मेरे ख्याल से वहां पे आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, ज्यादा बेहतर नहीं है? डॉक्टर साहब भी इस पे जरा बताएं तो शायद साहब क्या कहते हैं? यकीनन होगी, हम सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसने एशिया कप के फाइनल में 4 ओवर 29 रन 3 विकेट लिए थे, तो वो एतमाद अगर लेके जाएगा, इसलिए कि मुश्किल लग रहा है फहीम अशरफ को ड्रॉप करके या किसी बैटर को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा लेके आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एतमाद भी है। और मैं एक बात बताना चाह रहा था कि उस्मान तारिक के एक्शन को लेके जो नेगेटिविटी है भारत के कैंप में, वो कमाल की है और वो कल एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, इसलिए कि 4 बॉलर इन्होंने बुलाए थे जो राउंड आर्म बॉलिंग करा रहे थे, और एक बॉलर राउंड ऑफ बॉलिंग कराने के साथ साथ स्टूल पे खड़ा होकर देख रहा था कि उस्मान तारिक का जो हाइट है उसको काउंटर किया जाए, वैसे ही स्लिंगिंग आर्म से एक्शन करा रहा था। तो भारत में बड़ा लेके उस्मान तारिक को एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर भारत में होगा, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि अगर वो हारते हैं तो उनके ऊपर बड़ी लेदे होगी कि हमने मैच आखिर क्यों खेला। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नोमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे, कामरान अकमल थे, शाहिद हाशमी कल के मैच के हवाले से कोलंबो की पिच के बारे में हमें बता रहे थे शाहिद साहब, टॉस के किरदार के बारे में बता रहे थे, और टीम के अंदर कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं उनको जिम्मेदारी अपनी अदा करनी होगी, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे इमरान खान साहब की आंख के हवाले से वफाकी हुकूमत ने अब से थोड़ी देर पर कहा है कि उनको मुकम्मल तौर पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देके इलाज कराया जाएगा। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे और तहरीक इंसाफ से पूछेंगे क्या वो मुतमईन है इससे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान साहब की आंख के हवाले से और उसकी बीनाई के हवाले से देखा कि आज मजीद जो डेवलपमेंट ये हुई है कि अब से थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब ने पहले एक ट्वीट की और अभी थोड़ी देर पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि वो एक मुकम्मल तौर पे एक बोर्ड बनाकर जिसकी स्पेशलिटी होगी इमरान खान साहब को रसाई देंगे, जहां पर उनका चेकअप होगा। उनका ये भी कहना था कि 85% की बात उन्हें नहीं मालूम कहां से आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं हुआ जिससे पता चले कि आंख की बीनाई कितनी गई है। जो एक और डेवलपमेंट आज हुई है वो ये कि हुकूमत ने इमरान खान साहब की गुफ्तगू उनके बेटों से करा दी है और इस बात की तस्दीक खुद उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी कर दी है और उनकी पार्टी की जानिब से भी कर दी गई है। सो बेटों से उनकी आज गुफ्तगू हो गई है। क्या हुकूमत जो है एक जो बोर्ड बनाएगी वो उसमें खानदान की मंशा होगी या नहीं होगी, ये जो है ये ख्वाहिश है खानदान की ऐसा हो। अलीमा खान साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स वो हों जिन पे हमारा एतबार हो, हमें उन पे ट्रस्ट हो। जरा मुलाहिजा कीजिए। आप इमरान खान का इलाज करवाएं, उसके डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवाएं, और आप अगर ये करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे। जब तक इमरान खान के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे साथ और वो एक एक चीज को नहीं खुद सुपरवाइज करेंगे, हम कबूल ही नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के जो जाती मौलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका इस हवाले से क्या कहना है, मुलाहिजा कीजिए।
آنکھ کے معاملات میں خصوصاً اس بیماری کے لیے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور بر وقت اور مناسب علاج جو ہے وہ آنکھ کی بینائی کو بچانے میں یا جو جا چکی ہے اس کو واپس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سو بر وقت علاج بہت ضروری ہے. اس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ریٹنا کے، ان کی انوالومنٹ اور ان کا علاج کرنے والی ٹیم میں شامل ہونا انتہائی اہم ہے. اس میں ڈاکٹر عاصم یوسف یا مجھے یا ہم دونوں کو شامل کیا جائے. اور یہ 15% جو بینائی رہ جانے والی بات ہے، حکومت اس پہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے بات آ رہی ہے، یہ فگر کون فلوٹ کر رہا ہے؟ سلمان صفدر صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ پیمز کے ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ جی 15% رہ گئی آپ کی بینائی. جو 15% ہے یا نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ نہ وکیل کر سکتے ہیں نہ بانی خود کر سکتے ہیں، اس کا ڈاکٹرز کریں گے. عمران خان صاحب نے اس میں ریپیٹڈلی جو بات کہی کہ مجھے جو پیمز ہاسپٹل سے پتا لگا ہے، فمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ان کو یہ بات بتائی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی 15% صرف رہ گئی. موقف کوئی کسی وکیل کا موقف نہیں ہے، نہ یہ میرا انالیسز ہے، نہ آن دا بیسس آف ٹیسٹ الیبوریٹ اینڈ ایکسٹینسو ٹیسٹ کنڈکٹڈ آن ہز آئی کہ ان کی آنکھ کی بینائی کی یہ صورتحال ہے. ہم حکومت کے لیے اگر تحریک انصاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، حکومت کی بات مانے تو بڑا آسان ہے اس کو پروپیگنڈے کو فوراً سے پہلے ختم کرنا کا، اس کو اپنی ہی موت مار دینے کا. اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا میڈیکل بورڈ بنائے جہاں پہ عمران خان صاحب کے اپنے معالج موجود ہو اور ان کو فوراً ایکسس دیا جائے. اگر یہ بات غلط ہے، غلط بیانی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پروگرام کے حصے میں شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون ہے وزیر اعلیٰ کے پی برائے اطلاعات. رانا احسان افضل صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہے وزیر اعظم صاحب کے. شفیع صاحب آپ سے آغاز کروں گی. آج جب گفتگو کر لی ہے اپنے بچوں سے عمران خان صاحب نے، کچھ معلوم ہوا اس گفتگو میں کیا بات ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے اپنے بچوں کو انہوں نے کچھ کنوے کیا ہو، کچھ بتایا ہو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی چیز ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آئی ہے. البتہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے اپنے بیٹوں سے، جو کہ عدالتی حکم تھا. عدالتی حکم کو 50 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن ان کے صحت کے حوالے سے جو حکم تھا اس پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور ہر گھنٹے کے ساتھ، ہر منٹ کے ساتھ جو ان کے بینائی کا ایشو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ہم نے 2 نام الشفا ہاسپٹل کی دیے تھے اور ان کے ذاتی معالج کا نام دیا گیا تھا، اس پہ بھی ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کی نگرانی میں ان کو الشفا شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کا پراپر علاج ہو اور جب وہ صحت یاب ہو تو واپس چلے جائیں. 50 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی صرف ایک ٹویٹ آئی ہے اور وہ ٹویٹ آپ کے سامنے بھی پڑی ہوگی وفاقی وزیر کی. اس ٹویٹ کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے. رانا صاحب، یہ اگر ہم کہیں کہ جی یہ ایگزیجریٹ کر رہی ہے تحریک انصاف، یہ 15% والا فگر غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، بہت آسان ہے حکومت کے لیے کہ اس پولیٹیکل کرائسس کو یہیں پہ دبا دے اور وہ اس میڈیکل بورڈ کی تشکیل دے، ایک اس کی رپورٹ مفصل سامنے آئے، وہ کورٹ کے سامنے پیش ہو، معلوم ہو جائے جی کہ تحریک انصاف والے غلط بیانی کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں معاملے کو، تو یہ پولیٹیکل کرائسس کو آپ کیوں اتنا لنگر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، 16 فروری کو یہ چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ میڈیکل بورڈ اس ڈیٹ تک تشکیل دے دیا گیا ہوگا اور وہ اس کو ایگزامینیشن جو ہے وہ کر کے کوئی نہ کوئی جو ہے حقائق میرے خیال سے سامنے آ جائیں گے. تو ہمیں انتظار کر لینا چاہیے. دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل کرائسس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. یہاں تو پچھلی دفعہ بھی اسی طرح کا پروپیگیٹ کیا گیا کہ خان صاحب اب رہے نہیں ہیں، اور اسی طرح انڈیا میڈیا نے بھی اس کو پروپیگیٹ کیا، تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہرحال دیکھیں، ابھی تک جو ریٹن فارم کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اندر خان صاحب کو جو ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن تھی وہ بھرپور طریقے سے دی گئی ہے. ان کے وائٹلز دن میں 3 دفعہ دیکھے جاتے رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر کی بھی ایکسیس تھی. اور ابھی یہ سارا جو یہ 15% یا 85% ویژن لاس ہے، یہ سارا پی ٹی آئی اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے. جب تک کوئی حتمی میڈیکل رپورٹ نہیں آتی اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ کوئی گفتگو اس کے اوپر نہیں کی جا سکتی. یہ تو ایک ایسا چیز ہے جو نہ ریٹن فارم میں آئی ہے، نہ کوئی ایسی میڈیکل اسیسمنٹ آئی ہے، نہ کوئی ایسی ڈیٹیل سامنے آئی ہے. یہ صرف ایک بیانیہ جو ہے ایک پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا گیا، لیکن کوئی ریٹن فارمیٹ کے اندر کوئی حتمی شکل میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. فیسیلیٹیٹ کرنا ہے
हुकूमत गुफ्तगू करें। अभी आपने कहा 16 तारीख तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें 48 घंटे हैं। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में, तो फिर डिसइन्फॉर्मेशन भी जन्म लेता है, प्रोपेगेंडा भी जन्म लेता है। इन्फॉर्मेशन देना इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, आप बड़े आसानी से उनके झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। आप 48 घंटे और मजीद टाइम देना चाहते हैं कि भाई वो खुल के इसके ऊपर मजीद प्रोपेगेंडा करें? देखिए, हम तो आपको क्लियर कट बात कर रहे हैं कि ये खबर कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है कि उनकी 85% जो है विजन लॉस हो चुका है। और वैसे भी ये जो ट्रीटमेंट होती है, जो इंजेक्शन लगता है, उसके बाद कोई 4 से 5 हफ्ते टाइम रिकवरी का होता है, जिसके अंदर आपका जो ये इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होता है। तो ये तो दिस इज ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस। अब इसकी आप इसको अगर आप ब्लो अप करना चाहते हैं, दैट इज देयर प्रोरोगेटिव। उस प्रोपेगेंडा से हुकूमत के एक्शंस डिराइव नहीं होंगे। हुकूमत ने अभी भी जितना जो उनकी फैसिलिटेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, खाने पीने के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, उनको प्रॉपर फैसिलिटेशन दी गई है। ठीक है, कोई कोताही नहीं की गई, कहीं कोई इस तरह का मामला अभी नहीं नजर आ रहा। और जब तक मेडिकल बोर्ड इसके ऊपर एक न्यूट्रल किस्म की कार्रवाई करके, ठीक कह रहे राणा साहब, ये डॉक्टर्स नहीं डिसाइड करना है। मुझे सिर्फ वी हैव नथिंग टू डिस्कस। मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करती हूं। ना आप डॉक्टर हैं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना शफी जान साहब डॉक्टर हैं। तो मेडिकल बोर्ड की तश्कील में जब देर होती है, खासतौर पर एक हाई वैल्यू पॉलिटिकल प्रिजनर की, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें पॉलिटिकल एंगल है। आप जितनी उसमें देर लगाएंगे उतनी देर तक इसमें पॉलिटिक्स प्ले आउट करेगी दोनों साइडों पे। तो मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि अगर हम अभी एक इनके मर्जी के मरीज से मिलवा दें, तो वो भी एक ऐसा इसको कंक्लूड नहीं करेगा इस चीज को। तो वहां जो पैनल बैठेगा, वहां जहां एक डॉक्टर नहीं होगा, मल्टीपल डॉक्टर्स होंगे और वहां प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी, तो तभी चीजें सामने आएंगी ना। तो उसकी डेट तो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये हम यही कह रहे हैं कि इसका आप इंतजार कर लें, बजाय कि आप वो जो है वो रोज एक कोई तमाशा लगाएं और इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करें और आप कहें हम छोड़ेंगे नहीं और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमने तो आपको अगला लायमल दे दिया, उसकी डेट भी आ गई। शफी साहब, हम बता भी रहे हैं कि इस चीज की कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे। डेट आ गई है, 16 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर है, बोर्ड भी बन जाएगा। अगर आज इमरान खान साहब की उनके बच्चों से गुफ्तगू हुई है और उधर से कोई बहुत सीरियस अलार्म रेज नहीं किए गए एज ऑफ नाउ, क्योंकि कई घंटे पहले वो मुलाकात बातचीत हुई है, तो इसका मतलब है कि 16 तारीख से पहले कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। 16 तारीख तक इंतजार किया जा सकता है। अग्री करते हैं? देखिए, पहली बात यह कि ये तो सर्टिफाइड जूते साबित हो चुके हैं। इन्होंने कई बार दावे किए कि वफाकी वुज़रा के दावे पड़े हैं, अतातारण का पड़ा है, अकील का पड़ा हुआ है, तारिक फजल चौधरी का दावा पड़ा कि वो कहते थे कि कंप्लीटली सेहतियाब है। तो वो दावे तो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। और बेशर्मी की और डिटाई आप देख लीजिए, जिस तरीके से राणा साहब बात कर रहे हैं, उसके सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बात बड़ी वाज़ेह है मारिया, हम किसी भी सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट को कबूल नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अल-शफा की जो डॉक्टर के हमने नाम दिए हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो, वो इनका चेकअप करें, उनको अल-शफा शिफ्ट करे, वहां पे उनका प्रॉपर इलाज हो। क्योंकि पिम्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है। जब पिम्स लेके जाया गया, वहां पे कोई रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। डॉक्टर आरिफ, उसका चेकअप कराया गया, डॉक्टर आरिफ जो है वो आई स्पेशलिस्ट है, उनका मसला रेटिना स्पेशलिस्ट का है। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? 25 अक्टूबर से उनको इशू है आंख का, बाजेल सुपरडेंट को कह रही ये लेकिन शफी साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं, ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ठहर जाए, इसमें गारंटी हमसे नहीं मांगी जाती थी। इसमें इतनी मामला सीधा भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये बीच में टाइमलाइन कुछ गड़बड़ आप लोगों की भी है। जब खान साहब की बहन आकर मिली, उन्होंने कहा तबीयत ठीक है। अचकजई साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि तबीयत ठीक है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा का कुछ हफ्ते पहले का बयान था कि तबीयत ठीक है। सो तहरीके जिस वक्त हुकूमत कह रही थी कि कुछ नहीं है, कि पीटीआई के अंदर से भी लोग कहते तबीयत ठीक है, तो आप लोगों के अपने बयानात भी नहीं मिल रहे जमात के। देखिए, उस्मा बीबी के एक मीडिया टॉक पड़ी हुई है अगस्त में। अगस्त में जब वो इमरान खान साहब से मिली थी और इमरान खान साहब की रेड आई जो थी वो रेड थी, उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपकी आई जो है वो काफी रेड है, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी सी तकलीफ है। उसके बाद अक्टूबर के बाद तो जब उनको आइसोलेट किया गया, आइसोलेट किया इसलिए गया था कि उसकी बिनाई मुतासिर हो। जहां तक अचकजई साहब की बात है, तो अचकजई साहब को जिस जराये से ये बात पता चली थी वो गलत थी।
ان سے جھوٹ بولا گیا، کیونکہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز میں یہ جھوٹ بولتے ہیں. پمز لے کے گئے، کہتے نہیں پمز نہیں لے کے گئے، 5 دن بعد انہوں نے خود تصدیق کر دی. پھر پمز میں جس پروسیجر کی 20 منٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ پروسیجر 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. پھر اس طرح ڈاکٹر عارف کی انہوں نے بات کی تو وہ تو ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے ماریا، اگر عمران خان صاحب کی صحت کو یا ان کی آنکھ کو کچھ ہوگا تو ہم کسی کی آنکھ بھی سلامت نہیں رہے گی، جو بھی اس میں ملوث ہوگا، چاہے وہ جیل سپرڈنٹ ہو یا یہ حکومت. نہیں آئی ہوپ کہ اس حد تک یہ بات نہ جائے. وائلنس از نیور این آنسر. رانا صاحب، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں، کیونکہ طاہر صاحب نے ہنٹ کیا کہ شاید عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، کیا ایسی کوئی سوچ بچار ہے؟ کیا ان کو ڈیالہ جیل سے کسی ہسپتال کے پہ ٹریٹمنٹ کے لیے، چیک اپ کے لیے اگلے 24 گھنٹوں میں موو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ دس از آل ڈپینڈنٹ آن ہز کنڈیشن اینڈ ہیلتھ. اگر کوئی ایسی سچویشن ہیلتھ وائز درکار کرتی ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے تو بالکل ممکن ہے کہ ان کو کر دیا جائے، اور یہ آبویسلی جیل کے ڈاکٹرز یا جو اسپیشلسٹ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا تعین کریں گے. دیکھیں بات بہت، میں پھر اس کو بڑا کلیریفائی کر دوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. آپ کی جو ان کی جو بہن ملی تھی، انہوں کیا وہ بھی جھوٹ بول رہی تھی کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اکتوبر کے اندر؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان کو تو پوری فیسیلیٹیشن دی گئی ہیلتھ کے، ان کے 3 دفعہ وائٹلز لیے جاتے رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر کی رسائی تھی، ان کا جو ایشو تھا کی رسائی دے دینا، اس کا علاج بھی کر دیا. ذاتی نالج کی رسائی دے ختم کرے بات. دیکھیں یہ اس کا، دیکھیں اگر اس کی ضرورت پڑی تو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن ابھی تو یہاں ایک چیز پروپیگیٹ کی جا رہی ہے جس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا آفیشیل کوئی بیسس نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ ڈکلیئر کر دیں کہ جی ان کی بنائی چلے گئی ہے. وہ ان کا علاج ہو چکا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ مل چکی ہے، ان کی آنکھیں آئی ایم شور ریکوری موڈ میں ہوں گی، اور یہ سارا کچھ ہمیں انتظار میں پھر لیکن رانا صاحب، یہ آپ کو بھی کیسے پتا چل رہا ہے؟ ٹیسٹ کیے بغیر یہ معلومات آپ کے پاس بھی کیسے ہیں کہ شاید وہ ریکوری موڈ کے اندر ہو؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ ٹیسٹ تو ہوئے نہیں ہے، تو یہ تو رپورٹ بتائے گی نا کہ آنکھیں ریکوری میں ہے یا آنکھوں میں پرابلم ہے. نہیں، ان کو انجیکشن جو دیا گیا ہے وہی اس کا علاج ہے CRVO کا، اور اس کے بعد ایک وہ ریکوری کے اندر ہیں ابھی اس وقت. تو یہی چیزیں، یعنی کہ یہ تو آبویس ہی بات ہے نا کہ ان کو انجیکشن لگ چکا ہے، یہ تو چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ ان کو جو ہے CRVO کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور اب وہ اس کے اندر ریکوری کے اندر، اور 4 5 6 ہفتے کی ریکوری ہوتی ہے جس میں آپ کا ویژن بلری بھی ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ امپروو بھی کر لیتا ہے. تو وہاں ڈاکٹرز کی ایکسیس ادھر موجود ہے، ان کو کوئی ایشو ہوا تو وہ پھر سے ان کو ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو بھی دکھا دیا جائے گا. اور جو بورڈ بن رہا ہے، اگر کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے پرائیویٹ جو فزیشنز ہیں ان کو شامل کیا جائے تو یہ بالکل ممکنات میں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا. بٹ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ود ٹائم اس کو دیکھا جائے گا کہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پروپیگنڈا پہ یا ان کے دعووں پہ، یہ میں آپ کو ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جب جیل میں تھے تو ان کا ویژن چلا گیا، ان کو بھی بلڈ پریشر کا ایک اٹیک ہوا، اور ان کا رائٹ سائڈ کا، نہ ان کو 3 ٹائم پہ وائٹل لیے جاتے تھے، نہ ان کو ڈاکٹر کا ایکسیس تھا، نہ ان کا پراپر چیک اپ ہوا، نہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا. تو یہاں تو ان کو جہاں ان کے ہیومن رائٹس بالکل وائلیٹ کر دیے گئے رانا ثناء اللہ صاحب کے، ادھر خان صاحب کو فل فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. آپ کا نقطہ کوئی یہاں جو ہے ان کے وائٹلز کا خیال رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹرز کا خیال، لیکن یہاں پروپیگنڈا PTI کی طرف سے بار بار آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ضرور پوچھنا چاہوں گا پروپیگنڈا کی بات بار بار کریں. شفیع جان صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو بیٹوں سے گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کو چاہیے ہے کہ بھئی اس گفتگو کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے. آپ کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، جو آپ نے جس طرح سے اس معاملے کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، اس میں ربط نظر نہیں آ رہا. اگر گفتگو ہے، طبیعت خراب ہے، تو ہم شور ان کے بیٹے اس بات کو ضرور کنوے کر دیتے، اور تحریک انصاف کو اس کو بتانا چاہیے. یہ گیپس ہیں بھائی، کافی دیر ہو گئی ہے گفتگو ہوئے ہوئے. دیکھیں، جہاں تک گفتگو کی بات ہے، ان کی بیٹوں سے بالکل ان کا رابطہ ہوا ہے، فون کال پہ ان سے بات بھی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں پارٹی کے اس بارے میں سٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی. اور جہاں تک رانا صاحب کی گفتگو کا سوال ہے، تو رانا صاحب کی جو گفتگو ہے وہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
ہم تو سمپل سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ پہلی بات کہ ہمیں تو سپریم کورٹ کا جو 96 گھنٹے کا ڈیسیجن ہے اس پہ بھی اعتراض ہے، کیونکہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے منٹ کے ساتھ ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے. یہ تو 24 گھنٹوں میں یہ کام ہونا چاہیے تھا. پھر حکومت پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک درجہ جو ہے اس وقت ثوابی میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ ہمارے جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے محصور کیا ہوا ہے، کچھ کو لاجز میں بند کیا ہوا ہے، کسی کو خیبر پختونخوا ہاؤس میں بند کیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشحال گڑھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیائی خان موٹر وے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کیوں موقع دے رہی ہے؟ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے تو ذاتی معالج کو اندر جانے دے، الشفا کے جو ہم نے نام دیے ان کو اندر جانے دے، وہ چیک اپ کریں، عمران خان صاحب کو شفٹ کریں. نہ یہ صورتحال پیدا ہوگی، نہ تصادم کی طرف ہم جائیں گے. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے ہماری کہ اس وقت ہم ہزاروں لوگوں کے ساتھ ثوابی کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ شاید خٹک صاحب پہنچ چکے ہیں، مینا خان صاحب یہاں پہ موجود ہے، میں خود یہاں پہ موجود ہوں. لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہے وہ بہت بڑے جذباتی ہیں، لوگ غصے میں ہے. کنٹینر ہمارا بالکل تیار ہے، اگر ہم کنٹینر پہ چڑھ گئے اور کنٹینر چھل پڑا پھر ایک کنٹینر جو ہے یہ تصادم کی طرف چیزیں چاہے گی جو ہم نہیں چاہتے. ہم بارہا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی صحت کا سوال ہے، ہم ان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو شفٹ کرے الشفا، بات ختم ہو جائے گی، ان کا وہاں پہ چیک اپ ہو جائے گا، وہاں پہ ان کو جو ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے وہ ہو جائے گی. جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں فیملی کی نگرانی میں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ساتھی ڈاکٹر ہے اس کی نگرانی میں ہونی چاہیے. کسی بھی سرکاری کی میڈیکل رپورٹس کو ہم نہیں مانیں گے. جس طرح پمس کی رپورٹ میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، یہ ایک دفعہ پھر دھوکہ کرنے آپ دونوں کا نقطہ آ گیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب، شفیع جان صاحب موجود تھے اور امید ہے کہ بھی تصادم تک یہ بات نہیں پہنچے گی. بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے کلوزنگ نوٹ ہوگا. جی بجلی کے بہت بڑے بڑے بل دوبارہ آنے والے ہیں، گرمیاں تقریباً آ چکی ہیں، تیار ہو جائیں آپ سب. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی گرمیاں تقریباً آن کھڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو خبردار کر دیں کہ آپ کے بجلی کے خوفناک بل آنے والے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ نیپرا کی جانب سے بجلی کے نئے فکس چارجز جو ہیں ان کا اطلاق ہو گیا. نیپرا کی جانب سے پہلے سولر صارفین کے لیے نیٹ بلنگ کا نظام نافذ کیا گیا ہے، جبکہ اب پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر فکس چارجز بھی عائد کر دیے گئے ہیں. یعنی اب انہیں ماہانہ بل میں اضافی رقم ادا کرنی ہوگی. نیپرا کے فیصلے کی دستاویز کے مطابق پہلی مرتبہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ دونوں صارفین پر فکس چارجز عائد ہوئے ہیں. نیپرا کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کو 200 روپے، جبکہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ماہانہ 300 روپے تک فکس چارجز ادا کرنے ہوں گے. اسی طرح ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 275 روپے تک فکس چارجز عائد کیے گئے ہیں، جبکہ 200 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے تک فکس چارجز عائد ہوئے ہیں. نیپرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق ماہانہ 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 350 روپے اور 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے کے اضافے کے بعد 400 روپے فکس چارجز عائد ہو چکے ہیں. ماہانہ 500 یونٹ استعمال کرنے پر فکس چارجز میں 100 روپے کے اضافے کے بعد یہ رقم 500 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ 600 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے فکس چارجز میں 75 روپے کے اضافے کے بعد یہ رقم 675 روپے ہو چکی ہے. ان اقدامات کے بعد حکومت نے مجموعی طور پر گھریلو بجلی صارفین پر 132 ارب روپے کے فکس چارجز عائد کیے ہیں، جبکہ دوسری جانب صنعتی ٹیرف میں 4 روپے 58 پیسے فی یونٹ تک کمی کی گئی ہے. توانائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت ایک طرف صنعتوں کے لیے بجلی سستی کر رہی ہے تو دوسری جانب گھریلو صارفین پر فکس چارجز عائد کرنا ان پر مالی بوجھ بڑھانے کے مترادف ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ حکومت نے پروٹیکٹڈ صارفین پر خاص طور پر فکس چارجز عائد کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے. یعنی اب ملک میں پروٹیکٹڈ صارفین بھی بجلی پر عائد مختلف ٹیکسز اور چارجز کے دائرہ کار میں آئیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.